वेरी गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। वेलकम टू तैयारी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। आज से हम सहायक शिक्षक वर्ग 3 के एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित सभी क्वेश्चंस को डील करेंगे। व्यापम ने अब अपना पैटर्न चेंज कर दिया है, जिसमें अब वन लाइनर क्वेश्चंस बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वो कूट पे आधारित रहेंगे, कथन कारण वाले क्वेश्चंस रहेंगे और लॉन्ग फॉर्मेट में क्वेश्चंस रहते हैं। वन लाइनर वाले क्वेश्चंस बहुत कम देखने को मिलते हैं। व्यापम के जितने भी प्रीवियस एग्जाम्स में ट्रेंड देख रहे हैं वो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो हम न्यू पैटर्न पर ही आधारित सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे। और साथ ही साथ और आपको इससे संबंधित कोर्स की डिटेल्स चाहिए होंगी तो आप कॉल कर सकते हैं 7067668778 पर व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, और साथ ही हमारे एप्लीकेशन से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ले वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों का निजी वाक प्राइवेट स्पीच उनके संज्ञात्मक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक बार फिर से देखते हैं। ले वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों का निजी वाक उनके संज्ञात्मक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसका कारण क्या है? बच्चे अपने व्यवहार को निर्देशित और तार्किक सोच विकसित करने के लिए बोल बोलकर खुद से बात करते हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं। ले वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों का निजी वाक उनके संज्ञात्मक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को निर्देशित करने और तार्किक सोच विकसित करने के लिए बोल बोलकर खुद से बात करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए और कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन का सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। एक बार इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। वाइगोत्स्की मानते थे कि बच्चे जो खुद से बड़बड़ाते हैं, वाइगोत्स्की मानते थे कि बच्चे जो खुद से बड़बड़ाते हैं वह अर्थहीन नहीं है। याद रखिए, बच्चे जो खुद से बड़बड़ाते हैं वो अर्थहीन नहीं होता है, बल्कि वे अपने विचारों को व्यवस्थित कर रहे होते हैं। बच्चे जो खुद से बड़बड़ाते हैं वह अर्थहीन नहीं है, बल्कि वे अपने विचारों को व्यवस्थित कर रहे होते हैं। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इस सही जोड़ी मिलाव है, मैच द फॉलोइंग है, तो उसको देखते हैं। चलिए, इसमें पहला क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो एक बार देख लेते हैं हम। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये वाली सूची पहली है और ये वाली सूची दूसरी है। तो चलिए, पहला क्या है? संज्ञात्मक विकास। संज्ञात्मक विकास कॉग्निटिव, और सेकंड क्या है? शारीरिक विकास फिजिकल, थर्ड है सामाजिक विकास सोशल, और फोर्थ है संवेगात्मक विकास इमोशनल। इसको दूसरे से मिलाना है। दूसरा क्या है? गामक कौशल और मांसपेशियों में वृद्धि, दूसरों के साथ संबंध और अंतःक्रिया, सोचना, तर्क करना और समाधान करना, और चौथा क्या है? भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना। तो चलिए इसको देखते हैं, मिलाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संज्ञात्मक विकास कॉग्निटिव। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। सोचना, तर्क करना और समाधान करना होता है कॉग्निटिव। ठीक है, तो इसको यहाँ पे मैं डाल देती हूँ। एक आंसर क्या हो जाएगा? एक आंसर हो जाएगा थर्ड। दूसरा शारीरिक विकास। शारीरिक विकास का क्या हो जाएगा आंसर? शारीरिक विकास का हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला हो जाएगा, गामक कौशल और मांसपेशियों में वृद्धि, शारीरिक विकास। तो इसको डाल देते हैं बी का क्या हो जाएगा? 1। और फिर सी का भी देख लेंगे यहाँ पे, और डी का भी देख लेंगे। तो सी का आंसर सामाजिक विकास। सामाजिक विकास का आंसर क्या हो जाएगा? दूसरों के साथ संबंध और अंतःक्रिया। सामाजिक विकास का आंसर क्या हो जाएगा? दूसरों के साथ संबंध और अंतःक्रिया। और फोर्थ क्या है? संवेगात्मक विकास। तो संवेगात्मक विकास का आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ वाला, भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना। तो ये उसका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। संज्ञात्मक विकास का आंसर होगा तीसरा, सोचना, तर्क करना और समस्या समाधान। और शारीरिक विकास का आंसर हो जाएगा गामक कौशल और मांसपेशियों में वृद्धि। सामाजिक विकास का आंसर हो जाएगा दूसरों के साथ संबंध और अंतःक्रिया। और उसके बाद संवेगात्मक विकास का आंसर हो जाएगा भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह बाल विकास के 4 मुख्य आयामों का सबसे सटीक और आधारभूत मिलान है, याद रखिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, दैनिक पाठ्यक्रम की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? चलिए एक बार ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। दूसरा है पढ़ाई को रटंत प्रणाली रोट लर्निंग से मुक्त करना, रटनेबाजी वाला, रट्टू तोता वाला। तीसरा क्या है? परीक्षा को अधिक लचीला बनाना। और चौथा क्या है? शिक्षक केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देना। तो इसमें हमको सही कूट का पहचान करना है, जिसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। तो चलिए पहला ऑप्शन क्या है? ऑप्शन
ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4। सेकंड ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3। थर्ड क्या है? 2, 3, 4। ठीक है, तो और डी क्या है? उपरोक्त सभी। तो इसका सबसे सटीक आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सबसे सटीक आंसर। 1, 2, 3। तो क्या है? पहला क्या है? शिक्षा को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, बिल्कुल सही है। दूसरा, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना, ये भी सही है। रट्टू तोता नहीं बनना है, समझ के पढ़ना है। और तीसरा क्या है? परीक्षा को अधिक लचीला बनाना। ठीक है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा, ये नहीं है। ठीक है, ऑप्शन 1, 2, 3, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए व्याख्या देख लेते हैं इसका। NCF 2005 पूर्णतः बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षा की वकालत करता है, ना कि शिक्षक केंद्रित। याद रखिए, जो NCF है ये भी क्वेश्चन बन सकता है, वन लाइनर भी अगर पूछता है तो, और नॉर्मल भी ऐसे व्याख्या में पूछता है कथन कारण वाले तो NCF 2005 पूर्णतः बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षा की वकालत करता है, ना कि शिक्षक केंद्रित। याद रखिए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक भर्ती और सभी CGPSC CGVAPM के सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज़ मिनिमम कॉस्ट पे आपको तैयारी एग्ज़ाम के एप्लीकेशन पर मिलेंगे, इसलिए एप्लीकेशन पर एक बार विज़िट ज़रूर कीजिए। और साथ ही अगर किसी भी कोर्स की जानकारी, टेस्ट सीरीज़, रिकॉर्डेड वीडियोस, किसी की भी जानकारी चाहिए होगी तो एक बार मैं नंबर दे देती हूँ, उस नंबर पे आप व्हाट्सअप कॉल मैसेज कर सकते हैं और एप्लीकेशन पर भी जुड़ सकते हैं। तो नंबर है 7067668778 पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। शिक्षक भर्ती से रिलेटेड वीडियोस, लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज़ सभी आपको, MCQs सभी आपको मिल जाएंगे, तो एक बार विज़िट ज़रूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं है प्रारूप समावेशी शिक्षा। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक समावेशी कक्षा इंक्लूसिव क्लासरूम की विशेषता नहीं है? एक बार क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है कि इसमें क्या पूछ रहा है, कि नहीं है, कि है कि नहीं है। इसमें कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है एग्जाम्स में, और इसी कारण गलत भी होता है। तो है कि उस वहाँ पे पूछा क्या है, सत्य है, असत्य है नहीं है, उसको अच्छे से देखना है। तो एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक समावेशी कक्षा इंक्लूसिव क्लासरूम की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए क्या है? बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना। ऑप्शन बी क्या है? विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग बैठाना। ऑप्शन सी क्या है? विभेदित निर्देशों का उपयोग करना। ठीक है, और ऑप्शन डी क्या है? सहयोगात्मक अधिगम को प्रोत्साहित करना। तो इसका सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ऑप्शन बी, विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग बिठाना। ये क्या होगा? समावेशी जो कक्षा है, इंक्लूसिव क्लासरूम की विशेषता नहीं है। इसमें क्या, विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग बिठाना, ये इसकी विशेषता नहीं होगी, बाकी सभी इसकी विशेषता है। याद रखिए। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर अलग करना पृथक्करण, सेग्रेगेशन कहलाता है, जो समावेशन के मूल दर्शन के विरुद्ध है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चरणबद्ध प्रक्रिया, पियाजे का सिद्धांत। तो चलिए, जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? अब सही क्रोनोलॉजी पूछ रहा है आपसे, तो उसको देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? ऑप्शंस क्या है एक बार देखते हैं। एक बार क्वेश्चंस को ही रीड करते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंसीट ऑपरेशन। सेकंड क्या है? संवेदी मापक अवस्था, सेंसरी मोटर। थर्ड क्या है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल। और चौथा क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन ए क्या है? 2143। ऑप्शन बी क्या है? 2413। ऑप्शन सी क्या है? 4213। और ऑप्शन डी क्या है? 1234। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? दूसरा पहले आएगा, तो दूसरा क्या है? संवेदीगामक अवस्था। उसके बाद क्या आएगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल। उसके बाद क्या आएगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंस्ट्रीट ऑपरेशनल। और उसके बाद क्या आ जाएगा? सी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल। चलिए आगे देखते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं। सबसे पहले, सही आयु क्रम संवेदी
जो होता है सही आयु क्रम संवेदी। तो सबसे पहले देखते हैं संवेदी में पूर्व संक्रिया संवेदी में 0 से 2 वर्ष तक के 2 वर्ष तक संवेदी में आते हैं। पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष आते हैं। मूर्त संक्रियात्मक में 7 से 11 वर्ष आते हैं और औपचारिक संक्रियात्मक में 11 वर्ष से अधिक आते हैं। एक बार देख लेते हैं फिर से इसको। संवेदी में क्या होता है 0 से 2 वर्ष तक, पूर्व संक्रियात्मक में 2 से 7 वर्ष तक, मूर्त में 7 से 11 वर्ष तक और औपचारिक में 11 से आगे 11 से अधिक वर्ष तक आते हैं। इसको याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल विकास के साथ ही आपको इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, इंडिया जीएस, सीजीजीएस, करंट अफेयर सभी के क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। और इससे रिलेटेड कोई भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड या किसी भी सीजीपीएससी, सीजीव्यापम के एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी कोर्सेस में आपको इनरोल करना होगा तो आप तैयारी एग्ज़ाम के टेलीग्राम चैनल पे विज़िट ज़रूर कीजिए और कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। एक बार मैं फिर से नंबर दे देती हूँ। नंबर है 7067668778 पे कॉल करके आप किसी भी कोर्सेज़ की जानकारी आप ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों का विकास आनुवांशिकता, हेरिडिटी और वातावरण इन्वायरमेंट दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम है। चलिए कथन पहला क्या कह रहा है, बच्चों का विकास आनुवांशिकता, हेरिडिटी और वर्तमान इन्वायरमेंट दोनों के अंतःक्रिया का परिणाम है। और कथन दूसरा क्या कह रहा है, आँखों का रंग पूर्णतः वातावरण द्वारा निर्धारित होता है। चलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। कथन पहला क्या कह रहा है, बच्चों का विकास आनुवांशिकता और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम है। कथन पहला कह रहा है। और कथन दूसरा क्या कह रहा है, आँखों का रंग पूर्णतः वातावरण द्वारा निर्धारित होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, केवल कथन ए। केवल कथन ए सही है, बाकी कथन बी गलत है, कथन बी पूर्णतः गलत है। चलिए इसका सबसे पहले व्याख्या देख लेते हैं। आँखों का रंग, बालों का प्रकार आदि पूर्णतः आनुवांशिक हेरिडिटी के लक्षण है। इसमें वातावरण का कोई प्रभाव नहीं होता। ठीक है, आँखों का रंग, किसी का आँख थोड़ा भूरा भूरा ज़्यादा होता है, हाँ, बालों का रंग ब्राउन होते हैं और बहुत सारे कलर्स में होते हैं, हाँ, तो सब किसके प्रकार हैं, वो सब आनुवांशिकता के लक्षण हैं। ये वातावरण से इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कोहलबर्ग का देखते हैं। कथन का आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे कथन कारण ही रूप में मिलेंगे, क्योंकि अब क्वेश्चन व्यापम अपना पैटर्न चेंज कर दिया है तो वन लाइनर क्वेश्चन तो बहुत कम ही पूछता है। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं हम आपको ऐसे ही कराएंगे जिससे एग्ज़ाम्स में वहाँ पे बनाने में आपको बहुत आसानी होगी। तो हमारे टेस्ट सीरीज़ में भी, हमारे कोर्सेज़ में भी जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको डिटेल में मिलेंगे और कथन कारण वाले ही मिलेंगे। तो न्यू पैटर्न पे आधारित ही मिलेंगे, जो व्यापम के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के पूर्व पारंपरिक स्तर प्री कन्वेंशनल लेवल में नैतिकता बाहरी कारकों द्वारा नियंत्रित होती है। चलिए देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के पूर्व पारंपरिक स्तर में नैतिकता बाहरी कारकों द्वारा नियंत्रित होती है। इसका कथन है और इसका कारण देखते हैं। कारण क्या है, इस स्तर पर बच्चा सही और गलत का निर्णय दंड से बचने या पुरस्कार पाने के आधार पर कर सकता है। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के पूर्व पारंपरिक स्तर प्री कन्वेंशनल लेवल में नैतिकता बाहरी कारकों द्वारा नियंत्रित होती है, क्योंकि इस स्तर पर बच्चा सही और गलत का निर्णय दंड से बचने या पुरस्कार पाने के आधार पे कर सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, कथन और कारण दोनों सही है, हमने पढ़ा, और उसका कारण भी सही हो रहा है, कथन भी और कारण दोनों सही हो रहा है और उसकी व्याख्या भी सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, चलिए व्याख्या देख लेते हैं। यह कोहलबर्ग के नैतिक विकास के प्रथम स्तर की सबसे सटीक परिभाषा है, जहां बच्चे की अपनी कोई नैतिकता नहीं होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ये भी सही जोड़ी है। अधिगम अक्षमता, हाँ, तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सूची 1 और सूची 2 को एक बार देख लेते हैं। सूची 1 क्या है, डिसलेक्सिया, बी क्या है, डिसग्राफिया, सी क्या है, डिसकैल्कुलिया
और डी क्या है, डिस्फेजिया, एफेजिया भी उसे कहा जाता है। एक बार फिर से देखते हैं, पहला क्या है, डिसलेक्सिया, दूसरा क्या है, डिसग्राफिया, तीसरा क्या है, डिसकैलकुलिया, और चौथा क्या है, डिसफेजिया, एफेजिया भी बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ए बी ए बी सी और डी, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो डिसलेक्सिया किसे कहा जाता है, डिसलेक्सिया कहा जाता है ऑप्शन सी को, पढ़ने और वर्णों की पहचान में जो कठिनाई होती है उसे क्या कहा जाता है, जिन लोगों को पढ़ने और वर्णों की पहचान, जो ABCD है, अनार आम, ये सब जितने भी उसको पढ़ने में कठिनाई होती है उसे कहा जाता है डिसलेक्सिया, याद रखिए। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। दूसरा क्या है, डिसग्राफिया, डिसग्राफिया में क्या होता है, लिखने और सूक्ष्म गतिक कौशल में कठिनाई। डिसग्राफिया, ग्राफ बनाने में, लिखने और सूक्ष्म गतिक कौशल में कठिनाई होती है उसे क्या कहा जाता है, डिसग्राफिया, याद रखिए। ऑप्शन सी, डिसकैलकुलिया, नाम से स्पष्ट हो रहा है, कैलकुलिया, कैलकुलेशन करने में समर्थ नहीं होगा, दिक्कत जाएगी, तो डिसकैलकुलिया का अर्थ क्या होगा, ऑप्शन ए, गणितीय गणनाओं को समझने में कठिनाई, ठीक है। चलिए, और लास्ट क्या है, डिसफेजिया, अफेजिया, उसका अर्थ क्या होता है, भाषा संप्रेषण और मौखिक अभिव्यक्ति में कठिनाई होता है। डिसफेजिया भाषा संप्रेषण और मौखिक गतिविधियों में कठिनाई होता है, उसको कहते हैं डिसफेजिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी देख लेते हैं, लेक्सिया का मतलब क्या होता है, पठन, ग्राफिया मतलब लेखन, कैलकुलिया मतलब गणित, और फेजिया मतलब भाषा बोलने वाला। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी कथन कारण पे ही आधारित है, व्यापम के वर्तमान पैटर्न पर ही आधारित जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पे करवाए जा रहे हैं। और आपको कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो आप तैयारी एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, उसके एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं, और कॉल करके कोर्सेज़ की जानकारी ले सकते हैं। चलिए, बाल केंद्रित शिक्षा के संदर्भ में सही कथन को चुनिए। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के संदर्भ में सही कथन को चुनना है। चलिए, तो इसमें ऑप्शन पहला क्या है, पहला क्या है, इसमें बच्चा ज्ञान का सक्रिय निर्माता, एक्टिव कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है। सेकंड देखते हैं, शिक्षक की भूमिका एक तानाशाह डिक्टेटर की होती है। थर्ड क्या है, इसमें बच्चों के अनुभव और आवाज़ को प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग पर बल दिया जाता है। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में कौन कौन से कथन सही हैं उसको हमको यहाँ पे देखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, पहला, तीसरा और चौथा। इसमें बच्चा ज्ञान का सक्रिय निर्माता होता है, एक्टिव इंस्ट्रक्टर होता है। दूसरा क्या है, शिक्षक की भूमिका एक तानाशाह के रूप में होती है, ये गलत है। शिक्षक की भूमिका एक तानाशाह के रूप में नहीं होती है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में। तीसरा क्या है, इसमें बच्चों के अनुभव और आवाज़ को प्राथमिकता दी जाती है, ये भी सही है। और चौथा क्या है, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग पर बल दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, सेकंड वाला क्या है, गलत है। तो सेकंड समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका व्याख्या देख लेते हैं। बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक तानाशाह नहीं बल्कि एक सुविधादाता, फैसिलिटेटर के रूप में होता है, ठीक है। तानाशाह के रूप में नहीं होता है, फैसिलिटेटर के रूप में होता है। चलिए, ये भी वन लाइनर क्वेश्चन है। जेंडर, वन लाइनर क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे व्यापक में देखने, लेकिन बहुत कम। अब जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं कूट पे आधारित ही मिलते हैं, न्यू पैटर्न पे आधारित ही मिलते हैं, जिससे अगर आपने पहले पूरा MCQ सीरीज सॉल्व किया है तो वहाँ पे सॉल्व करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए देखते हैं, लड़के रोते नहीं हैं या लड़कियां गणित में कमज़ोर होती है, यह कथन किसको दर्शाता है। एक बार फिर से पढ़ते हैं, लड़के रोते नहीं हैं या लड़कियां गणित में कमज़ोर होती है, यह कथन किसको दर्शाता है। ऑप्शन ए है जेंडर समानता, ऑप्शन बी जेंडर सशक्तिकरण, जेंडर एम्पावरमेंट, ऑप्शन सी जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्टीरियोटाइप, और ऑप्शन डी जेंडर निष्पक्षता, जेंडर इक्विटी। हाँ, एक बार फिर से देखते हैं ऑप्शन, जेंडर समानता, जेंडर इक्वेलिटी, जेंडर सशक्तिकरण, जेंडर एम्पावरमेंट, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्टीरियोटाइप, और डी है, ऑप्शन डी है जेंडर निष्पक्षता, जेंडर इक्विटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेंडर स्टीरियोटाइप। लड़के रोते नहीं हैं या लड़कियां गणित में कमज़ोर होती है, कथन किसको दर्शाता है, जेंडर रूढ़िवादिता को
ठीक है, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्टीरियोटाइप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका व्याख्या भी देख लेते हैं एक बार। समाज द्वारा लिंग के आधार पर बनाई गई कोई भी पूर्व धारणा या पक्षपात पूर्ण सोच जेंडर रूढ़िवादिता कहलाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि शामिल नहीं है। एक बार फिर से पढ़ते हैं, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत मल्टीपल इंटेलिजेंस में निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि शामिल नहीं है। शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जितने भी MCQs मैं यहाँ सॉल्व करा रही हूँ, इसके डिटेल्ड वीडियो भी हमारे एप्लीकेशन में, तैयारी एग्ज़ाम के एप्लीकेशन में आपको मिल जाएंगे, उसमें डिटेल में पढ़ाया गया है। अभी हम जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं ये MCQ फॉर्मेट में, इसका पूरा डिटेल क्वेश्चन तैयारी एग्ज़ाम के एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएंगे, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ जुड़ के कोर्स परचेस कर सकते हैं। और बाकी जितने भी MCQs हैं हम यहाँ पे यूट्यूब में सभी MCQs को यहाँ सॉल्व कराएंगे। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि शामिल नहीं है। याद रखिएगा, शामिल नहीं है पूछ रहा है नहीं, शामिल नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए क्या है, भाषाई बुद्धि, दूसरा क्या है स्थानिक बुद्धि, तीसरा क्या है संवेगात्मक बुद्धि, और चौथा क्या है व्यक्तिगत बुद्धि, इंटरपर्सनल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत मल्टीपल इंटेलिजेंस में निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि शामिल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल ये शामिल नहीं है। चलिए इमोशनल इंटेलिजेंस, संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस का सिद्धांत किसने दिया था, डेनियल गोलमैन ने दिया था, ये भी याद रखिए। इमोशनल इंटेलिजेंस का सिद्धांत किसने दिया था, डेनियल गोलमैन ने दिया था। गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया है, यह इसमें शामिल नहीं है। संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस इसमें शामिल नहीं है, याद रखिए। चलिए फिर से कथन कारण वाले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बच्चे परिवार के समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं, बच्चे बच्चे के समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी है। कथन दूसरा क्या है, विद्यालय और मीडिया समाजीकरण के द्वितीयक एजेंसी हैं। तो क्या ये कथन और कारण सही है। चलिए एक बार फिर से पढ़ के देखते हैं। तो इसका ऑप्शन है कथन केवल एक सही है, दूसरा कथन केवल 2 सही है, दोनों कथन सही हैं और दोनों कथन गलत हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। एक बार फिर से पढ़ते हैं कथन, परिवार बच्चे के समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी है, सही कथन है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, विद्यालय और मीडिया समाजीकरण के द्वितीयक एजेंसी है, ये भी सही है। तो इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। बच्चा जन्म के बाद सबसे पहले परिवार के संपर्क में आता है, फिर बड़ा होने पर स्कूल और समाज द्वितीयक के संपर्क में आता है, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, कथन कारण प्रारूप में। कथन क्या दिया है, सीखने के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग का उद्देश्य बच्चों को ग्रेड देना और पास फेल करना है। एक बार फिर से देखते हैं, सीखने के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग का उद्देश्य बच्चों को ग्रेड देना और पास फेल करना है। और कारण क्या दिया गया है, यह मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद जैसे वार्षिक परीक्षा किया जाता है। एक बार फिर से देखते हैं, यह मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद जैसे वार्षिक परीक्षा किया जाता है वो है। तो क्या ये कथन कारण सही है। तो देखिए, सीखने का आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग का उद्देश्य बच्चों को ग्रेड देना और पास फेल करना नहीं होता है। तो क्या है, कथन गलत है। और कारण क्या है, यह मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद किया जाता है। तो ये भी कथन क्या है, ये भी कारण क्या है, गलत है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, दोनों कथन और कारण दोनों गलत हैं। तो इसका व्याख्या देख लेते हैं। दोनों कथन योगात्मक आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग की विशेषता बता रहे हैं। के लिए आकलन फॉर लर्निंग रचनात्मक होता है, जो बीच बीच में सुधार के लिए किया जाता है। व्याख्या भी ध्यान रखिए, यह दोनों कथन योगात्मक आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग की विशेषता बता रहे हैं। के लिए आकलन फॉर लर्निंग रचनात्मक होता है, जो बीच बीच में सुधार के लिए होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, मास्लो का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 14 किससे संबंधित है, मास्लो से संबंधित है। चलिए आपको इसके डिटेल्ड वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस जितने भी हैं यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। और साथ ही हमारे एप्लीकेशन पे, तैयारी एग्ज़ाम के एप्लीकेशन पे शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स हैं और शिक्षक भर्ती के साथ साथ CGPSC, CG व्यापम से रिलेटेड जितने भी क्लासेस हैं उनके वीडियोस, टेस्ट सीरीज सभी आपको मिल जाएंगे। तो एक बार
एप्लीकेशन पे ज़रूर विज़िट कीजिए। और कोई भी जानकारी चाहिए हो, कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो, किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो, गाइडेंस चाहिए, तो 7067668778 पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। चलिए, अब्राहम मास्लो के आवश्यक पदानुक्रम हायरार्की ऑफ नीड्स के चरणों को निचले स्तर से उच्चतम स्तर की ओर व्यवस्थित कीजिए। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब्राहम मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम हायरार्की ऑफ नीड के चरणों को निचले स्तर से उच्चतम स्तर की ओर व्यवस्थित करना, नीचे से ऊपर की ओर आपको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसमें। ऑप्शन, हाँ, क्वेश्चन को पूरा रीड करते हैं। सम्मान की आवश्यकता एक्सट्रीम नीड। दूसरा क्या है, शारीरिक आवश्यकता फिजियोलॉजिकल नीड। तीसरा क्या है, आत्मसिद्धि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और ऑप्शन 4 क्या है, सुरक्षा की आवश्यकता सेफ्टी नीड। तो इसको नीचे से ऊपर क्या करना है, इसको निचतम स्तर से उच्चतम स्तर की ओर इसको जमाना है। तो इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सबसे सटीक बैठता है, तो देखिए ऑप्शन ए सबसे पहले क्या आएगा, शारीरिक आवश्यकता फिजियोलॉजिकल नीड सबसे पहले आएगा। उसके बाद क्या आएगा, सुरक्षा की आवश्यकता आएगा, ऑप्शन 4। उसके बाद क्या आएगा, सम्मान की आवश्यकता, ऑप्शन 1। और उसके बाद क्या आएगा, आत्मसिद्धि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ऑप्शन सी। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। शारीरिक, सुरक्षा, प्रेम संबंध, ये मिसिंग है जो यहाँ पे नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, तो इसको याद रखिए। उसके बाद सम्मान, उसके बाद आत्मसिद्धि क्या है, शीर्ष पे है, नीचे से उच्चतम स्तर की ओर दिखाया गया है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे, व्यापम के न्यू पैटर्न पे आधारित ही हैं जितने भी क्वेश्चन हैं। तो इन सभी को आप अच्छे से यहाँ पे देख के जाइए कि वहाँ पे एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। चलिए, ये भी सही जोड़ी है, मैच द फॉलोइंग है। तो देखते हैं। सबसे पहले जोड़ी 1 को जोड़ी 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए, सूची 1 क्या दी है, मस्तका धोमुखी, दूसरा समीप दूराभिमुख, तीसरा क्या है, निरंतरता कंटिन्यूटी, और चौथा क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंस। तो सूची 2 में क्या दिया है, पहला विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। दूसरा क्या है, कोई भी 2 बच्चे विकास की दर में बिल्कुल समान नहीं होते। तीसरा क्या है, विकास सिर से पैर की ओर होता है। और चौथा क्या है, विकास सिर से केंद्र के बाहरी परिधि की ओर होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा इसका आंसर होगा। तो मस्तका धोमुखी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकास सिर से पैरों की ओर होता है। तो यहाँ पे एक बार डाल देते हैं ऑप्शन बी। चलिए, ऑप्शन ए का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी क्या होगा और ऑप्शन डी क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा, मस्तका धोमुखी का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, विकास सिर से पैरों की ओर होता है, इसको याद रखिए। और दूसरा क्या हो जाएगा, समीप दूराभिमुख, तो उसका ऑप्शन उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है इसमें, विकास विकास शरीर के केंद्र से बाहर परिधि की ओर होता है। ठीक है, चलिए, निरंतरता कंटिन्यूटी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूटी क्या होता है, विकास कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, विकास कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो ऑप्शन 1 इसका आंसर हो जाए, ऑप्शन 1 उसका आंसर हो जाएगा। और व्यक्तिगत भिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंस क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2, कोई भी 2 बच्चे विकास की दर में बिल्कुल समान नहीं होते हैं, ये उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी मिलेगा आपको, रचनावाद पे आधारित क्वेश्चन है। एक रचनावादी कक्षा कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम की विशेषता क्या है। एक रचनावादी कक्षा कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम की विशेषता क्या है। तो इसका पूरे एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। शिक्षक जानकारी का एकमात्र स्रोत होता है। दूसरा ऑप्शन क्या है, बच्चों को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है। तीसरा ऑप्शन क्या है, बच्चे भौतिक और सामाजिक परिवेश के साथ अंतःक्रिया इंटरेक्शन करके सीखते हैं। और चौथा ऑप्शन क्या होता है, त्रुटियों को सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना जाता है। और उसका ऑप्शन देख लेते हैं, सही ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा। ऑप्शन बी है दूसरा, तीसरा, चौथा। और ऑप्शन सी है पहला, तीसरा, चौथा। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी में क्या है,
ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्या क्या सही होगा एक बार देखते हैं। शिक्षा जानकारी का एकमात्र स्रोत होता है, नहीं। शिक्षक जानकारी का एकमात्र स्रोत नहीं होता, एक स्रोत होता है लेकिन केवल एकमात्र स्रोत नहीं होता है। दूसरा क्या है, बच्चों को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है, बिल्कुल होती है। रचनावादी कक्षा में बच्चों को अपने विचार भी व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है। बच्चे भौतिक और सामाजिक परिवेश के साथ अंतःक्रिया इंटरेक्शन करते हैं, बिल्कुल सही है। त्रुटियों को सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन ए सही आंसर नहीं होगा, सॉरी ऑप्शन जो एक है वो सही आंसर नहीं होगा। शिक्षा जानकारी का एकमात्र स्रोत नहीं होते हैं। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। रचनावाद पियाजे वाइगोत्स्की मानता है कि शिक्षक केवल एक मार्गदर्शक है, फैसिलिटेटर है, एकमात्र स्रोत नहीं। बच्चा ज्ञान खुद बनाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, जो है सृजनात्मकता पर आधारित है। तो देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पूरा। निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन सृजनात्मकता क्रिएटिविटी का लक्षण नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन सृजनात्मकता क्रिएटिविटी का लक्षण नहीं है। ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। दूसरा है मौलिकता, ओरिजिनलिटी। तीसरा है अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग। और चौथा है प्रवाह, फ्लुएंसी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। अभिसारी चिंतन में व्यक्ति एक ही रटे रटाए उत्तर पर फोकस करता है, जो कि बुद्धिमान बच्चों का लक्षण हो सकता है, लेकिन क्रिएटिव बच्चों की सोच अपसारी, आउट ऑफ द बॉक्स होती है। ठीक है, चलिए आरटी 2009 पर आधारित क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, आरटीई 2009 अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 पर शिक्षक छात्र का आदर्श अनुपात क्या होना चाहिए। एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर 1 से 5 पर छात्र शिक्षक का आदर्श अनुपात क्या होना चाहिए। ऑप्शन है, ऑप्शन ए 30:1, ऑप्शन बी 35:1, ऑप्शन सी 40:1 और ऑप्शन डी 25:1। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 30:1 इसका सही आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 पर छात्र शिक्षक का आदर्श अनुपात 30:1 होना चाहिए। यहाँ पे पढ़ लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर 30 बच्चों पर एक शिक्षक, उच्च प्राथमिक स्तर 6वीं से 8वीं में 35 बच्चों पर एक शिक्षक होंगे, अनुपात आधारित है। ठीक है, तो इसको याद रखिए, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ऐसे ही क्वेश्चंस। एग्ज़ाम से जितने भी क्वेश्चन हैं रिलेटेड क्वेश्चन ही यहाँ पे करवाए जा रहे हैं, जो आप परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाएंगे, तो आपको बहुत हेल्पफुल होगी यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कथन कारण पर आधारित क्वेश्चन है भी, जो कि अनुवांशिकता से रिलेटेड है, अनुवांशिकता हेरिडिटी से रिलेटेड है। चलिए, समरूप जुड़वा आइडेंटिकल ट्विंस बच्चों का डीएनए 100% समान होता है। समरूप जुड़वा जो ट्विंस होते हैं, ट्विंस बच्चे होते हैं, जुड़वा बच्चे होते हैं, उनमें आइडेंटिकल ट्विंस बच्चों का डीएनए 100% समान होता है, एक कथन दिया गया है। और इसका कारण क्या है, वे एक ही निषेचित डिंब सिंगल जायगोट के विभाजन से विकसित होते हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं। समरूप जुड़वा बच्चों का डीएनए 100% समान होता है, क्योंकि वे एक ही निषेचित डिंब सिंगल जायगोट के विभाजन से विकसित होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए एक बार इसका व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। भातृत्व जुड़वा को अलग अलग अंडों से बनते हैं, इसलिए वे अलग दिखते हैं, लेकिन समरूप जुड़वा एक ही अंडे से बनते हैं। याद रखिए, भातृत्व जुड़वा दो अलग अलग अंडों से बनते हैं, इसलिए वे अलग दिख सकते हैं, लेकिन समरूप जुड़वा एक ही अंडों से बनते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन करने से पहले एक बार और मैं बताना चाहूँगी कि हम जितने भी क्वेश्चंस करा रहे हैं व्यापम, सीजी व्यापम के, सीजीपीएससी के वर्तमान पैटर्न को देखते हुए करा रहे हैं, क्योंकि अब क्वेश्चंस वन लाइनर नहीं पूछे जाते हैं। जितने भी क्वेश्चन होते हैं एक कथन कारण पे आधारित ही पूछे जा रहे हैं। आप व्यापम के प्रीवियस ट्रेंड्स को देख सकते हैं, जितने भी अभी एग्ज़ाम्स हुए हैं, अमीन पटवारी हुए हैं, मंडी निरीक्षक के एग्ज़ाम्स हुए हैं, और जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो सभी कथन कारण पे ही आधारित हो रहे हैं। तो जितने भी क्वेश्चन हैं हम यहाँ पे कथन कारण पे आधारित ही करेंगे, लॉन्ग फॉर्मेट में ही करेंगे, कि वहाँ आपको बहुत हेल्पफुल हो, कि वहाँ आपको बनाने में, फाइनल एग्ज़ाम में बनाने में आपको टाइम मैनेजमेंट आप सही से कर सकें। तो अगर आपको इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो चाहिए, लेक्चर्स के रिलेटेड, जितने भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, सीजी व्यापम, सीजीपीएससी, सभी किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको वीडियो कोर्सेस, टेस्ट सीरीज़ चाहिए, तो आप मिनिमम कॉस्ट पे तैयारी एग्ज़ाम के एप्लीकेशन पर आपको सभी मिल जाएंगे। एक बार आप तैयारी एग्ज़ाम
यूट्यूब चैनल पर भी विज़िट कीजिए और एप्लीकेशन पर भी विज़िट कीजिए। और किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए हो, किसी भी कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो तो 7067668778 पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं और किसी भी कोर्सेज़ की जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? सही गलत प्रारूप में व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। तो कथन क्या कह रहे हैं? व्यक्तिगत भिन्नताएं इंडिविजुअल डिफरेंसेस केवल आनुवंशिकता के कारण होती है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताएं इंडिविजुअल डिफरेंसेस केवल आनुवंशिकता के कारण होती है। और दूसरा क्या है? शिक्षक को शिक्षण विधियां चुनते समय कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन जो कथन है, कथन दूसरा वो सही है। शिक्षक को शिक्षण विधियां चुनते समय कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल सही है। कथन एक क्या है? व्यक्तिगत भिन्नताएं केवल आनुवंशिकता के कारण होती है। नहीं, केवल आनुवंशिकता के कारण नहीं होती है। कोई भी चीज़ केवल आनुवंशिकता के कारण नहीं होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जो कि केवल कथन दूसरा सही है, कथन पहला सही नहीं है। लेकिन इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। कथन एक गलत है क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नताएं आनुवंशिक और वातावरण दोनों का प्रभाव से उत्पन्न होती है। जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस है, वो आनुवंशिकता और वातावरण दोनों के प्रभाव से ही उत्पन्न